ये थी कुछ झलकियां उन फिल्मों और शोज की जो इस हफ्ते 24 अक्टूबर को ओटीटी पर आ रही हैं। हमने देखा एक तरफ हाई ऑक्टेन एक्शन है तो दूसरी तरफ सेलिब्रिटी लाइफ की परतें खोलने वाला रियलिटी शो। एक कंट्रोवर्शियल फिगर के अतीत को खंगालती बायोपिक है तो टेक और ट्रेडिशन के बीच बैलेंस ढूंढती रोम कॉम भी। और वो भावुक डॉक्यूमेंट्री भी। हाँ, और आखिर में कॉमेडी के दो दिग्गजों को याद करती वो डॉक्यूमेंट्री। वाकई हर तरह के दर्शक के लिए कुछ न कुछ है। और अगर हम इन सभी रिलीजेस को एक साथ देखें तो ये दिखाता है कि स्ट्रीमिंग पर कंटेंट कितना विविध हो गया है। हाँ, ये तो है। आज कहानी कहने के कितने अलग अलग तरीके हैं और दर्शक भी कितने अलग अलग तरह का कंटेंट देख रहे हैं। नमस्कार। स्ट्रीमिंग की दुनिया में ना हर हफ्ते कुछ न कुछ नया आता ही रहता है। हाँ बिल्कुल। आज हम कुछ ऐसी ही नई फिल्मों और शोज पर बात करेंगे जो इस शुक्रवार यानी 24 अक्टूबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आ रही हैं। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं एक हाई स्टेक्स थ्रिलर से। ओके। नेटफ्लिक्स पर आ रही है ए हाउस ऑफ डायनामाइट। नाम तो दमदार लग रहा है। हाँ, ये एक अपोकलिप्टिक पॉलिटिकल थ्रिलर है। स्टार कास्ट भी बड़ी है, इद्रिस एल्बा, रिबेका फर्ग्यूसन, गैब्रियल बैसो। अच्छा, बड़े नाम है। कहानी ऐसी है कि अमेरिका के टॉप सरकारी अधिकारी एक बड़े संकट में फंस जाते हैं। एक मिसाइल लॉन्च हुई है जिसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता और वो सीधे अमेरिका की तरफ आ रही है, शिकागो की तरफ। अब सवाल ये कि क्या वो टाइम पर शिकागो को बचा पाएंगे? बाप रे, ये तो बिल्कुल रेस अगेंस्ट टाइम वाली बात हो गई। हाँ, लगता तो है। इसमें सिर्फ एक्शन नहीं, पॉलिटिक्स और वो समय का दबाव भी खूब होगा। हाँ, ये समय के खिलाफ दौड़ वाला जो एलिमेंट होता है ना, ये थ्रिलर में हमेशा काम करता है, दर्शकों को बांधे रखता है। सही कहा। लेकिन यहाँ जो एक और बात है वो है अनडिटेक्टेबल मिसाइल का कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ बाहरी खतरा नहीं है, ये आजकल की टेक्नोलॉजी की लिमिट्स और एक अनदेखे दुश्मन का डर भी दिखाता है। हाँ, ये पॉइंट तो है। सरकार कैसे निपटेगी ऐसे संकट से जिसकी पूरी जानकारी ही नहीं है। ये कहानी शायद पॉलिटिकल टेंशन, लीडरशिप की परीक्षा, इन सब पर भी फोकस करेगी। बिल्कुल। चलिए अब इस टेंशन वाले माहौल से थोड़ा बाहर निकलते हैं, रियलिटी टीवी की तरफ चलते हैं। जियो हॉटस्टार पर द कार्दाशियंस का 7वां सीजन आ रहा है। ओह, कार्दाशियंस। हाँ जी, कार्दाशियन जेनर परिवार फिर से अपनी जिंदगी की झलकियां लेकर आ रहा है। इस सीजन में कुछ खास बातें पता चली हैं। जैसे किम कार्दाशियन को पर्सनल सिक्योरिटी की चिंताएं सता रही हैं, शायद उनकी हाई प्रोफाइल लाइफ का साइड इफेक्ट। ये तो होता ही है सेलिब्रिटी लाइफ में। और बताया जा रहा है कि कैटलिन और रॉब की वापसी हो रही है। अच्छा, वापसी, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। हाँ, और क्लोई और कर्टनी के बीच कुछ तनाव भी देखने को मिल सकता है। और एक इमोशनल चीज ये भी है कि परिवार अपने पुराने घर को अलविदा कह रहा है, वो घर जो कीपिंग अप विद द कार्दाशियंस में दिखता था। ओहो, वो घर। हाँ, वो तो आइकॉनिक था एक तरह से। बिल्कुल। तो ये एक युग का अंत जैसा फील दे सकता है। देखिए, रियलिटी टीवी की जो अपील है ना, वो हमेशा से एक स्टडी का टॉपिक रही है। कार्दाशियन परिवार इसका परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे पर्सनल लाइफ को पब्लिक कंजम्पशन के लिए पेश किया जाता है। हाँ, ये बात तो है। और ये सीजन जिन चीजों पर फोकस कर रहा है, जैसे सुरक्षा की चिंता, बदलते रिश्ते, घर छोड़ना, ये सब दिखाता है कि शो कैसे लगातार सेलिब्रिटी होने के प्रेशर और उसके नतीजों को सामने लाता है। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। शोहरत यहाँ प्रोडक्ट भी है और बोझ भी। और वो घर छोड़ना वो सिर्फ एक प्लॉट पॉइंट नहीं है। अच्छा। वो दर्शकों को पुराने दिनों से जोड़ता है जब उन्हें उस घर में देखा था। ये नॉस्टैल्जिया का बहुत सोचा समझा इस्तेमाल है। वाह, सिर्फ ड्रामा नहीं, एक तरह से सेलिब्रिटी कल्चर पर कमेंट्री भी। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, अब एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो हमें अतीत में ले जाएगी। लायंसगेट प्ले पर आ रही है द अप्रेंटिस। द अप्रेंटिस। ये एक बायोपिक ड्रामा है, डोनाल्ड ट्रंप के शुरुआती करियर पर फोकस करती है, खासकर 70 और 80 के दशक के न्यूयॉर्क में। ओके, उनके शुरुआती दिन। हाँ, लेकिन कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं है, ये उनके मेंटोर रॉय कोहन, उनके असर पर भी रोशनी डालती है। रॉय कोहन, वो तो काफी विवादास्पद फिगर थे। हाँ बिल्कुल। फिल्म दिखाती है कि कैसे कोहेन ने ट्रंप के शुरुआती जीवन और बिजनेस वर्ल्ड में उनके उभार को शेप दिया। ये एक तरह से किसी के बनने की कहानी है। बायोपिक फिल्में अक्सर यही करती हैं, वो किसी व्यक्ति के फॉर्मेटिव ईयर्स पे जोर देती हैं ताकि दर्शक उसके बाद के एक्शन समझ सकें। सही। इस फिल्म में दो चीजें महत्वपूर्ण लग रही हैं। एक तो 70-80 का न्यूयॉर्क, वो माहौल। हाँ, वो एक अलग दुनिया थी। और दूसरा, रॉय कोहेन जैसी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी का प्रभाव। यहाँ यह समझना जरूरी है कि फिल्म कोहेन के प्रभाव को ट्रंप के शुरुआती बिजनेस करियर के संदर्भ में दिखाती है। ठीक है। हम यहाँ सिर्फ वही जानकारी दे रहे हैं जो सोर्स में है, किसी पॉलिटिकल एंगल से नहीं। हाँ बिल्कुल, ये साफ करना जरूरी है।
चलिए अब दिशा बदलते हैं, साउथ इंडिया चलते हैं। ओके। जियो हॉटस्टार पर आ रही है तमिल पॉलिटिकल थ्रिलर शक्ति थिरुमंगन। पॉलिटिकल थ्रिलर। इसमें लीड रोल में है विजय एंटनी। कहानी है एक बहुत ही स्मार्ट और पावरफुल लॉबिस्ट की। लॉबिस्ट? हाँ, जो पर्दे के पीछे रहकर पॉलिटिकल या बिजनेस इंटरेस्ट को साधते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस लॉबिस्ट को पाला पोसा एक एक्टिविस्ट ने है। अरे वाह, ये तो बड़ा कंट्रास्ट है। एक्टिविस्ट का पाला हुआ लॉबिस्ट, है ना। कहानी तब घूमती है जब वो अपनी माँ की मौत का बदला लेने निकलता है। इसके लिए वो अपनी स्मार्टनेस और कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके करप्ट नेताओं को गिराता है और सिस्टम को अंदर से हिलाने की कोशिश करता है। ये सेटअप तो काफी दिलचस्प लग रहा है। हाँ, आदर्शवाद बनाम सिस्टम वाली लड़ाई। बिल्कुल, ये जो विरोधाभास है ना, यही कहानी का मेन टेंशन पॉइंट हो सकता है। एक तरफ उसकी परवरिश के आदर्श, शायद न्याय और बदलाव की बातें, और दूसरी तरफ उसका प्रोफेशन, जो अक्सर पावर कॉरिडोर में जोड़-तोड़ से जुड़ा होता है। सही। तो फिल्म बदला, पॉलिटिकल करप्शन, सिस्टम को अंदर से चैलेंज करना, ये सब थीम्स तो उठाएगी। हाँ। लेकिन ये उस आदमी की अंदरूनी कश्मकश भी दिखा सकती है कि क्या वो अपनी माँ के आदर्शों पर टिकेगा या सत्ता के खेल में खो जाएगा। हाँ, ये नैतिक दुविधा वाला एंगल इसे गहरा बना सकता है। और वो सिस्टम को अंदर से बदलने वाला आइडिया हमेशा से लुभावना होता है। इसमें बुद्धि और स्ट्रैटेजी चाहिए, सिर्फ ताकत नहीं। बिल्कुल, देखना होगा ये कैसा बनता है। अब वापस नेटफ्लिक्स पर आते हैं। एक क्राइम ड्रामा है पेरिस। पेरिस क्राइम ड्रामा। ओके। कहानी है ग्रे पैरिश नाम के आदमी की। उसका पास्ट क्राइम से जुड़ा रहा है, पर अब वो एक फैमिली मैन है, लग्जरी कार सर्विस चलाता है। मतलब लगता है पुरानी जिंदगी पीछे छूट गई। जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है। हाँ बिल्कुल, जैसा क्राइम ड्रामा में होता है। अतीत पीछा नहीं छोड़ता। उसके बेटे की दुखद हत्या हो जाती है और ठीक उसी समय उसका एक पुराना क्रिमिनल साथी लौट आता है। तो मजबूरन कुछ कर्ज चुकाने, शायद बदला लेने, पैरिश को वापस उसी दुनिया में जाना पड़ता है जिससे वो भाग रहा था। हाँ, ये अतीत से भागते हीरो वाला ट्रोप क्राइम जॉनर में बहुत कॉमन है और इसलिए पॉपुलर भी है, क्योंकि एक बुनियादी डर को छूता है कि हम शायद अपने अतीत से कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो सकते। सही बात है। पैरिश भी इसी प्लॉट पर बनी लगती है। ये बदला, परिवार के लिए वफादारी और क्राइम की दुनिया का जो खिंचाव होता है ना, उन थीम्स को एक्सप्लोर करती है। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब परिवार दांव पर हो तो इंसान अपनी नैतिकता की हदें कहाँ तक ले जा सकता है। हाँ। बेटे की हत्या उसे सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं उकसाती, बल्कि शायद उसे उस पुरानी दुनिया में खींच लेती है जहां वो ज्यादा क्या कहते हैं, केपेबल महसूस करता हो, भले ही वो कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। बिल्कुल, परिवार यहाँ मोटिवेशन भी है और कमजोरी भी। एग्जैक्टली। ये एंगल कहानी को इमोशनल वेट देता है। चलिए अब क्राइम और टेंशन से निकलकर कुछ लाइट मूड में आते हैं। अमेज़न प्राइम वीडियो पर एक रोम कॉम आ रही है, परम सुंदरी। परम सुंदरी, अच्छा नाम है। हाँ, इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर हैं। कहानी दिल्ली के एक लड़के की है जो एक AI बेस्ड डेटिंग ऐप यूज करता है। AI डेटिंग ऐप, हाँ आजकल ये भी चल रहा है। हाँ, तो ऐप उसे केरल की एक लड़की से मैच करता है जो एक ट्रेडिशनल होमस्टे चलाती है। दिल्ली का लड़का, केरल की लड़की, AI मैच मेकिंग, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, तो लड़का अपनी परफेक्ट मैच को जीतने के लिए केरल पहुंच जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मजा तब आता है जब दिल्ली की फास्ट लाइफ और केरल की शांत पारंपरिक लाइफस्टाइल का क्लैश होता है। हाँ, ये कल्चर क्लैश वाला एंगल तो रोम कॉम में होता ही है। हाँ, उनकी अलग परंपराएं, उम्मीदें, एम्बिशंस, ये सब बीच में आती हैं और कॉमेडी के साथ साथ मुश्किलें भी खड़ी करती हैं। इसका जो दिलचस्प पहलू है वो है टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का आमना सामना। एक तरफ AI जो डेटा से रिश्ते बनाने का दावा करता है, दूसरी तरफ केरल का वो होमस्टे जो जड़ों, कल्चर और इंसानी रिश्तों की धीमी रफ्तार को दिखाता है। सही कहा। ये सिर्फ नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं है, ये मॉडर्न लाइफ की स्पीड और ट्रेडिशनल वैल्यूज के बीच का टेंशन भी है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। रोमकॉम अक्सर अपोजिट्स अट्रैक्ट पर चलते हैं, लेकिन यहाँ ये अपोजिट सिर्फ पर्सनालिटी का नहीं, लाइफस्टाइल और वैल्यूज का भी है। सवाल ये उठता है कि क्या एल्गोरिदम सच में इंसानी कनेक्शन की गहराई समझ सकता है, या असली रिश्ता इन्हीं टकरावों और समझौतों से बनता है। हाँ, टेक्नोलॉजी रिश्ते आसान करने का वादा करती है, पर असलियत शायद ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखना होगा फिल्म इसे कैसे दिखाती है। बिल्कुल। और अब लिस्ट की आखिरी पेशकश, ये एक डॉक्यूमेंट्री है, एप्पल TV प्लस पर आ रही है, स्टिलर एंड मीरा, नथिंग इज लॉस्ट। ओह, स्टिलर एंड मीरा पर, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, बेन स्टिलर ने अपने पेरेंट्स, कॉमेडी के लेजेंड्स जेरी स्टिलर और एनी मीरा पर बनाई है। वो सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, एक कमाल की कॉमेडी जोड़ी भी थे। हाँ बिल्कुल, आइकॉनिक थे वो दोनों। ये डॉक्यूमेंट्री उनके पर्सनल लाइफ, उनके शानदार करियर और उनकी लंबी शादी की कहानी कहती है। लेकिन इसका नजरिया खास है। कैसे? कहानी तब सामने आती है जब बेन और उनकी बहन एमी
अपने पेरेंट्स के जाने के बाद उनके घर की चीजों को, उनकी यादों से जुड़ी चीजों के विशाल कलेक्शन को देखते समझते हैं। अच्छा, तो ये उनके सामान के जरिए कहानी कह रही हैं। हाँ, ये एक बेटे की अपने पेरेंट्स को श्रद्धांजलि है, उनकी विरासत को समझने की कोशिश। ये डॉक्यूमेंट्री विरासत और यादों के थीम को बहुत ही पर्सनल तरीके से पेश करती होगी। जब परिवार वाले ही कहानी सुना रहे हो तो उसमें एक अलग तरह की सच्चाई होती है। सही कहा। स्टिलर और मियरा अमेरिकन कॉमेडी के बड़े नाम थे, और उन्हें उनके बच्चों की नजरों से देखना, उनकी छोड़ी हुई चीजों, स्क्रिप्ट्स, फोटोज, पर्सनल सामान के जरिए उनके जीवन को फिर से जीना, ये एक अलग अनुभव होगा। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ उनके स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में नहीं है, ये उनकी पार्टनरशिप, उनकी क्रिएटिव प्रोसेस और पब्लिक इमेज के पीछे के इंसान के बारे में है। तो ये थी कुछ झलकियां उन फिल्मों और शोज की जो इस हफ्ते 24 अक्टूबर को ओटीटी पर आ रही हैं। हमने देखा एक तरफ हाई ऑक्टेन एक्शन है तो दूसरी तरफ सेलिब्रिटी लाइफ की परतें खोलने वाला रियलिटी शो। एक कंट्रोवर्शियल फिगर के अतीत को खंगालती बायोपिक है तो टेक और ट्रेडिशन के बीच बैलेंस ढूंढती रोम कॉम भी। और वो भावुक डॉक्यूमेंट्री भी। हाँ, और आखिर में कॉमेडी के दो दिग्गजों को याद करती वो डॉक्यूमेंट्री। वाकई हर तरह के दर्शक के लिए कुछ न कुछ है। और अगर हम इन सभी रिलीजेस को एक साथ देखें तो ये दिखाता है कि स्ट्रीमिंग पर कंटेंट कितना विविध हो गया है। हाँ, ये तो है। आज कहानी कहने के कितने अलग-अलग तरीके हैं और दर्शक भी कितने अलग-अलग तरह का कंटेंट देख रहे हैं।